बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखेंगे जर्नल और इसमें हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैंने क्लास में किया था, मैं इसी के बेसिस पे आपको इसका पूरा कम्प्रिहेंसिव आंसर और इसका जो ट्रीटमेंट है हम सारा एंड टू एंड देखेंगे। अच्छा, इसमें ये देखें कि ये हमारा जो है क्वेश्चन है, कहते जी डॉक्टर शोजेज DVM opened a veterinary clinic on May 1st, 2009. The business transactions for May are shown below. अच्छा, ये ट्रांजेक्शन इसने दिए, सारी ट्रांजेक्शन देखेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा था यहाँ पर इसने एक ये दिया हुआ अ पार्शियल लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स यूज्ड बाय डॉक्टर शास्टर इंक्लूड्स। अब हमने जब जर्नल बनाना है तो इस जर्नल में हमने जो अकाउंट टाइटल यूज़ करने हैं, ये टाइटल ऑफ अकाउंट सारे के सारे यही होंगे। हमने अपनी तरफ से कोई टाइटल ऑफ अकाउंट इसमें एडअप नहीं करना है इस क्वेश्चन के हद तक, ठीक है। वैसे हम जब आगे देखेंगे तो हमें टाइटल ऑफ अकाउंट बहुत सारे होते हैं और वो हमने किस तरह से रिकॉर्ड करने हैं। यहाँ पर इसका पार्शियल लिस्ट ऑफ टाइटल ऑफ अकाउंट नहीं है, ये पार्शियल लिस्ट ऑफ टाइटल ऑफ अकाउंट्स की है, जिसको हमने यूज़ करना है जर्नल में, राइट। तो पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं, May 1st Dr. Scudder invested $4,000 cash in the business in exchange of 5,000 shares of the capital stock। अच्छा, इसमें जो है मैंने जैसे बताया था, तीन तरह के हमारे पास बिज़नेस होते हैं। एक हमारे पास होता है सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एक हमारे पास जो है पार्टनरशिप होता है और एक हमारे पास कंपनीज़ होती है। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ये देख लें कि कंपनीज़ में जब हम वो ओपन करते हैं तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होती है। तो हमने जो है ये शेयर्स 5,000 के शेयर्स परचेज़ किए हैं और उसके लिए हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, $400,000 कैश इन्वेस्ट किया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना है, राइट। ये हमारा जर्नल है। May 1st में अब हमने टाइटल ऑफ अकाउंट वही यूज़ करने हैं जो वहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप साथ साथ चेक करते रहें। क्योंकि कैश इसने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है तो हम क्या करेंगे, कैश डेबिट, राइट। और ये कितना था हमारे पास, और हमने क्रेडिट का किया था, जो वहाँ पर अकाउंट हमने यूज़ किया है कैपिटल स्टॉक, ठीक है। ये हमने 4,000 से क्रेडिट कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर जो है PR से कंफ्यूज हो रहे थे कि ये जो है हमने ये पोस्ट रेफरेंस यहाँ पर हमने रिकॉर्ड करना है कि हमने इसकी पोस्टिंग कहाँ पर की है। PR स्टैंड फॉर दी पोस्ट रेफरेंस, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पोस्ट रेफरेंस हमने जैसे बताया है कि यहाँ पर हमने अभी तो अकाउंट दिए हैं और बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता हर अकाउंट को एक नंबर देंगे, हम लेजर पे आएंगे, नंबर देंगे, तो उस नंबर के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट रेफरेंस देंगे आगे जाके। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जनाब क्या है, इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक, राइट। ये हमने कहा कि ना उसने 5,000 शेयर इशू किए और 4,000 के इशू किए, बाकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो है ये एक एंट्री जो है हमारे पास कंप्लीट हो गई है, राइट ना। तो अब हम सेकंड जो है एंट्री पे आते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सम टाइम हमने इसको क्या किया था, सम टाइम हमने इसको यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो, राइट, तो हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि पता चले कि हमने इस अमाउंट को क्रेडिट किया है। अब हमने सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, सेकंड ट्रांजेक्शन में ये कहता है कि May 4 लैंड एंड बिल्डिंग वर परचेज फॉर 250,000, ऑफ दिस अमाउंट 70,000 applied to land and 180,000 to the building. A cash payment of 100,000 was made at the time of the purchases and a note payable was issued for the remaining balance। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने अब इसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो अब हमने लैंड भी परचेज़ किया तो हमने लैंड लिख देंगे, लैंड एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल एज डेबिट, हमने इसको डेबिट रिकॉर्ड करना है, 70,000 हमारे पास है। और फिर हमने बिल्डिंग भी परचेज़ की है, राइट जी, बिल्डिंग भी इसके साथ है। बिल्डिंग हमारे पास कितने की है, वो इसने बताया है 180,000 की। आपके पास ये मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ भी है, आप देख भी सकते हैं
फिर हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट का हमने क्या करना है, क्रेडिट हमने करना है, हमने कैश पे किया है, कैश हमने और डिक्रीज हमारा फार्मूला है कि डिक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, राइट। तो आपने देखा कि हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच कितनी बच गई है, हम निकाल लेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट बस 150,000 जो है, जो हमने कैश में पे कर दिया, राइट जी। ये भी हमें पता है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। अब हमें यहाँ पर जो है ना, मैंने आपसे पहले कहा था नोट्स पेबल और अकाउंट्स पेबल में फ़र्क क्या है। नोट्स पेबल जो हमारे पास जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट हो कि हमने जो है इसको जो है वो नोट में एक राइटिंग फॉर्म में देना है, लीगल फॉर्म में देना है, तो वहाँ पर हम इसको जो है इस तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जहाँ पर हमारे पास जो है हमने नॉर्मल बिजनेस में हम जा रहे हैं और हमने इसको राइटिंग में एक जो है प्रॉमिस नहीं किया हुआ है, वहाँ पर हम जो है सिंपल एक जो इशू कर देते हैं, इसको हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं, राइट जी। कोई क्वेश्चन हो, कोई हो, आप यू कैन आस्क एनी टाइम। कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो है वो मेरा आपके पास है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। डेबिट क्रेडिट रूल्स आपको पता है। इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है कि दो एसेट्स हैं, दोनों इंक्रीज़ हुए हैं। हमने जो है दोनों को इंक्रीज इन एसेट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड का नाम डेबिट है, तो हम डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। और एक हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। हमारे पास नोट्स पेबल लाइबिलिटी है, इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि नोट्स पेबल हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर थे, तो राइट हैंड साइड का नाम हमने क्या रखा था, क्रेडिट रखा था, इसलिए से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, राइट जी। हमारे पास सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गई है। अब हम देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन क्या हमारे पास। थर्ड ट्रांजेक्शन है जी May 9, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वर परचेज फॉर 130,000 कैश। अब कैश में हमने ये परचेज़ किया। अब देखते हैं कि इसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। कैश पे किया, अगेन मैंने कहा था कि हमने कोई भी अकाउंट अपनी तरफ से जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है। हमारे पास ये ट्रांजेक्शन हो रही है 9th को, राइट जी, 9th को ट्रांजेक्शन हुई और 9th की ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। हमने कहा है यहाँ पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, जो नाम उसने हमें लिस्ट में दिए हैं, जो टाइटल ऑफ अकाउंट्स दिए हैं, हमने वही यूज़ करना है। मेडिकल इक्विपमेंट ये हमने डेबिट करना है, ये हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है। ये कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 130,000 से, राइट। और इसी तरह से क्योंकि ये हमारे पास हमने इसका क्या पे किया है जनाब, हमने कैश में इसको जो है वो पे किया है, तो कैश हम क्या कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, राइट जी, 130,000। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिख देंगे जनाब, हमने क्या किया, हम लिख देंगे जनाब परचेज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट जी। यहाँ पे हमने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखना है। हमारा टाइटल ऑफ अकाउंट जो उसने यूज़ किया वही यूज़ करना है। हमने कैश पे किया और इस तरह से हमारे पास ये हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई, राइट जी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन कब है। फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो 16 को है हमारे पास, और ये जो हमने डेट 21 की लिखी है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, राइट जनाब। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जहाँ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम। 9th के बाद हमारे पास 16 था जी। 16 हमने क्या किया, ऑफिस फिक्सचर एंड इक्विपमेंट वर परचेज फॉर 50,000 बाय स्कैटर पेड 20,000 at the time of the purchase and agreed to pay the entire remaining balance in 15 days। क्योंकि ये 15 डेज़ में पे कर रहा है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे एक तरह का ये अकाउंट्स पेबल है, हमारे लॉन्ग टर्म ये पेमेंट नहीं है जो हमने इसको जो पे करना है। तो इसकी जो है हम ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड कर लेंगे, 16 को हम रिकॉर्ड करेंगे। 16 को हमने जनाब क्या किया, हमने जनाब परचेज़ किया 16 को ऑफिस फिक्सचर एंड इक्विपमेंट। देखें मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने गलती नहीं करनी, हमने जो है वो अकाउंट टाइटल यूज़ करने हैं जो कि हमें जो है लिस्ट में दिए हुए हैं। तो वहाँ पर जो हमें अकाउंट दिए हुए हैं वो हमें दिया हुआ है ऑफिस फिक्सचर एंड इक्विपमेंट। तो हमारे पास क्या दिया, ऑफिस फिक्सचर एंड इक्विपमेंट।
हमने परचेज़ कर लिया। कितने का हमने परचेज़ किया था जनाब, वो मैं आप देख लें दोबारा से 50,000 का हमने परचेज़ किया, राइट जी। इसमें से हमने जो पे किया है, हमने इसमें से कुछ कैश पे कर दिया, राइट जनाब। कैश हमने पे कर दिया जनाब 20,000, राइट जी। और जो हमारे पास जो है अकाउंट्स पेबल है, बिकॉज हमने 15 डेज़ में इसको पे करना है, अकाउंट्स पेबल वो हमारे पास है 30,000। फिर हम यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। हमने कहा जनाब हमने क्या किया, परचेज फिक्सचर एंड इक्विपमेंट, राइट। ये हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन हो गई जो है 16th की। इसके बाद हमारे पास जो है 21st की ट्रांजैक्शन है। 21st में वो हमें क्या कहते हैं जनाब, 21st को हमने क्या किया, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेक्टेड टू लास्ट सेवरल मंथ्स वर परचेज फॉर 5,000 कैश में हमने ये ऑफिस सप्लाइज परचेज़ की हैं और इसको हमने रिकॉर्ड करना है ऑफिस सप्लाइज, क्योंकि जब तक हम इसको कंज्यूम ना कर लें उस वक्त तक हमारे पास जो है वो ऑफिस सप्लाइज क्या है, हमारे पास हमारा एसेट है। देखें, जब तक हमारे पास कंज्यूम नहीं किया तो ऑफिस सप्लाइज हमारा एसेट है। हमारा जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो रूल हमारा ये है कि इंक्रीज इन एसेट इज़ रिकॉर्डेड एज डेबिट। और हमने इसका क्या पे किया, हमने इसके लिए कैश पे कर दिया, राइट जी। तो कैश हम इसको छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देंगे हम कि हमने ये क्या किया जनाब, हमने लिखते हैं कि जनाब परचेस्ड ऑफिस सप्लाइज, राइट जनाब। ये हमारे पास एक और ट्रांजेक्शन हो गई। अब हम आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन है 24 की। वो ये कहता है कि स्केचर्ड बिल्ड क्लाइंट 2,200 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, ऑफ दिस अमाउंट 1,900 वाज रिसीव्ड इन कैश एंड 300 वाज बिल्ड ऑन अकाउंट। जब बिल्ड ऑन अकाउंट का मतलब है जिसने कहा ड्यू इन 30 डेज़, कि हमें क्लाइंट्स ने कहा था कि हम आपको अपने पैसे जो है वो आपके पैसे फ़ी जो है वो आपको 30 डेज़ में पे कर देंगे। तो अब उसने डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उनको उसके जो है बिल इशू कर दिया कि ये आपका बिल है, ये आपकी इनवाइस भी कहते हैं इसको, ये आपकी इनवाइस है, ये आप ऐसे करें कि हमें 30 डेज़ में पे कर दें। ठीक है जनाब। तो अब हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, इसको पहले एनालाइज़ हमने कर, सबसे पहले हमने क्या करना है, हर ट्रांजेक्शन को हमने एनालाइज़ करना है। तो जब हम इसको एनालाइज़ किया हमने, तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास जो है सर्विसेज जो उसने प्रोवाइड की हैं वो हमारे बिज़नेस का रेवेन्यू है। और जब बिज़नेस का रेवेन्यू होता है, हमने कहा था रेवेन्यू जब इंक्रीज़ इन रेवेन्यू होता है तो वो क्या करता है, इक्विटी को इंक्रीज़ करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये है कि हमने जब इसको इंक्रीज़ किया तो इंक्रीज़ इन इक्विटी क्योंकि राइट हैंड साइड पर होती है, तो राइट हैंड साइड का नाम क्रेडिट है। तो जब भी इक्विटी इंक्रीज़ होती है उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हमारा जनरल का रूल ये है कि पहले हम यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे फिर क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने डेबिट रिकॉर्ड करना है, तो हमने देखना है कि क्योंकि उसने कैश रिसीव किया है, कैश इज़ आवर एसेट। जब कैश हमारा एसेट जो है इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो 1,900 जो है हमारे पास कैश आ गया। फिर हमारा राइट टू रिसीव है, राइट टू रिसीव अगेन इज़ आवर एसेट, राइट जी, क्योंकि भाई हमने उसे पैसे लेने हैं, दिस आवर राइट। अगर उसने पैसे दे दिए तो फिर तो ख़त्म हो गया, लेकिन अगर उसने पैसे देने हैं तो दिस इज़ आवर रिसीव ऑफ राइट है। तो वो हम जब वो एसेट है हमारा वो इंक्रीज़ होगा तो उसको हम जो है वो डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे। और क्रेडिट किसको हम रिकॉर्ड करेंगे ना, क्रेडिट हम रिकॉर्ड करेंगे किसको, हमारा रेवेन्यू जो इंक्रीज़ हुआ है। और रेवेन्यू का जो नाम हमने इसमें लिखा हुआ है, हमने जैसे मैंने अगेन कहा कि आपने नाम वही यूज़ करना है जो कि उसका नाम है, क्योंकि ये वेटरनिटी जो हॉस्पिटल है तो इसने जो नाम रखा हुआ है अपने पास जो क्रेडिट करने के लिए वो वेटरनिटी सर्विस रेवेन्यू डेबिट क्रेडिट शुड बी इक्वल
तो हमने ये देखा कि डेबिट्स भी जो हैं वो 2200 के बन रहे हैं और क्रेडिट्स भी 2200 के बन रहे हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बराबर आ गई। यहाँ पर हम थोड़ी सी एक इस तरह से हमारे ये ट्रांजेक्शन जो 24 मई की है ये भी कंप्लीट हो गई। हाँ जी, 24 मई के बाद हमारे पास 27 की ट्रांजेक्शन थी, वो देखते हैं हम 27 की ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास। हम अगेन जाके इसको देख लेते हैं जनाब। देखा कि 27 को क्या हुआ, 27 को a 400 invoice was received for several radio advertisement। हमने रेडियो एडवर्टीज़मेंट किए और जो एड हुई हैं इन मई में, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास मई का महीना है तो मई के एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे द एंटायर अमाउंट इज़ ड्यू ऑन जून 5। हमने जून 5 को पे करना है, राइट। अभी हमने इस मंथ को पे नहीं करना, इस मंथ में जब एंट्री रिकॉर्ड करनी है उस वक्त हमारे पास ये पेएबल है, तो इंक्रीज इन पेएबल इज़ आवर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज हमारे जो हैं वो राइट हैंड साइड पे होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्ड एज क्रेडिट, तो हमने इसको क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, तो इसकी हम जो है जनरल में देखते हैं किस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड करना है जनाब। 27 को है एडवर्ड्स कि हमने जो है टाइटल ऑफ अकाउंट वही यूज़ करना है जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया है, जो कि वहाँ पर गिवन है। तो ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है तो हमारे पास ये अकाउंट्स पेएबल है। कितना चाहिए हमारे पास 400 जो है, ये हमने एडवर्टीज़मेंट दी है और 400 हमारे पास से क्रेडिट हो गया, राइट जी। यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा डाल देते हैं कि ये क्या है। हम कहते हैं जनाब रिकॉर्डेड एज ये हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मई में है। ठीक है, उनके बाद जो है हमारे पास ये 28 की ट्रांजेक्शन है। 28 की ट्रांजेक्शन लिखा रिसीव्ड 100 पेमेंट ऑन दी 300 अकाउंट जो है रिसीवेबल रिकॉर्डेड ऑन 24 को जो हमने रिकॉर्ड किया था, जिस हमने बिल पे करने के लिए कहा था, उसमें से एक बंदे ने आल्दो ड्यू टू इन 30 डेज था लेकिन उसे अर्ली पे कर दिया। हमने वही अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पर टाइटल ऑफ अकाउंट में गिवन है। तो अब हमने इस एंट्री को जनरल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। हमने जनाब रिकॉर्ड किया, हमारे पास जो है कैश जो है हमने रिसीव कर लिया है क्योंकि रिसीवेबल था हमारे पास। अब कैश हमारे पास एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, वो हो गया जनाब 100 से। और जो है जिस बंदे ने हमें पैसे पे करने थे उसने पैसे पे कर दिए। नाउ हमारी जो थे रिसीवेबल थे हमारे, वो हमारे कम हो गए क्योंकि हमें उसने पैसे पे कर दिए। और जब हमारे पास एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट, एक एसेट हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, कैश हमारे पास आ गया, और एक एसेट हमारे पास डिक्रीज़ हो गया। अकाउंट रिसीवेबल हमारा जो राइट टू रिसीव था वो $100 से $100 से जो भी उससे हमारा डिक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे ना कलेक्टेड कैश फॉर द सर्विसेज होती, कलेक्टेड कैश फॉर मई 24 सर्विसेज, जो हमने सर्विस दी इसके लिए हमारे पास हमने उसने कैश पे कर दिया। अब हमारे पास जो है वो लास्ट ट्रांजेक्शन थी, लास्ट ट्रांजेक्शन 31 की थी। आप देखते हैं 31 को क्या ट्रांजेक्शन थी हमारे पास। 31 को उसने कहा था कि जनाब हमने पेड एम्प्लॉयज़ 2800 फॉर सैलरीज इन मई। ठीक है, अब ये है कि हमसे एक थोड़ी सी गलती हो गई, वो ये है कि सबसे पहले हमने ये देखना था कि हमने क्या करना था इन सेक्शन में, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द कैश ऑफ दिस ट्रांजेक्शन will have on the following 6 component of the company's financial statement for the month of इतने। Organize your answer in tabular form using the column heading shown below. Use I for increase, D for decrease and E for no effect. मई ट्रांजेक्शन इज़ प्रोवाइडेड फॉर यू, उन्होंने मई की ट्रांजेक्शन हमें बताई है, ये हम अब देख लेते हैं। चलें, हमने प्रिपेयर, सेकंड था प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ट्रांजेक्शन। इसके बाद हम आगे जो है वो थर्ड स्टेप करेंगे, लेकिन पहले हम जो है ये हमने जनरल वाला स्टेप कर लिया है और हम ये वाला स्टेप कर लेंगे, फिर हम जो है थर्ड स्टेप पे जाएंगे। ठीक है ना, तो अब हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है जी कि हमने पेड एम्प्लॉय 2800 फॉर सैलरीज एंड इन मई, सेम हमने अकाउंट यूज़ करने हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, सैलरीज एक्सपेंस, जो अकाउंट हमने वहाँ यूज़ किया वो यूज़ करेंगे। वहाँ पर उसने सैलरी लिखा है तो हम सैलरी लिख लेंगे यहाँ पर, सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। हाँ जी,
कितनी अमाउंट से जनाब, 2800 से हमने डेबिट कर दिया, 2800 से इसको हमने क्रेडिट कर दिया जनाब। पेड मई सैलरी, राइट जनाब। अब हमारे पास ये सारी ट्रांजेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, तो दिस इज़ ग्रेट। अब जो हमारी जो हमारी बी रिक्वायरमेंट थी जो हमने पहले कर लिए, तो अब हम जो है वो ए रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर देखते हैं। ट्रांजेक्शन हमारे पास जो है वो मई 1 की है। मई 1 में देखिए हमने क्या किया था, हमारे पास कैश जो है वो हमारे पास रिसीव हुआ। जब कैश रिसीव हो गया हमारे पास, तो कैश को हमने रिकॉर्ड करना है कि किस तरह से हमने रिकॉर्ड करना है, कि इसका हमने ये देखना है कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है। फर्स्ट की ट्रांजेक्शन है जी, कैश हमारे पास आया, तो कैश इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज इन कैश इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। हमने डेबिट यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब अगर हमारे पास ये एसेट हमारा इंक्रीज़ हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे जी, ये हमारा बैलेंस शीट है। पहले बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में हमने देखा कि हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ, और एसेट इंक्रीज़ को हम आई से डिनोट करते हैं। लाइबिलिटीज़ हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और ओनर्स इक्विटी हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, राइट। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है। सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे पास थी जनाब 4 की। 4 को हमने क्या किया था, 4 को जनाब हमने जो है एक थोड़ा सा काम किया था, और वो हमने काम ये किया था कि हमारे पास 4 को लैंड और बिल्डिंग हमने परचेज़ किया, और लैंड एंड बिल्डिंग जब हमने परचेज़ किया तो इसका जो है वो हमने कैसे रिकॉर्ड कर, अच्छा इसका सॉरी, पहले हम इसका रिकॉर्ड देखें कि हमारे इनकम स्टेटमेंट पे इसका क्या फ़र्क पड़ा। इनकम स्टेटमेंट पे हमारा क्या इम्पैक्ट आया जो हमने पहली ट्रांजेक्शन की है, ठीक है जी। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट और नो इफेक्ट। और बिल्डिंग परचेज की कोई इनकम हमारी आई है, कोई इनकम हमारी नहीं आई है, सब के सब बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन हुई है हमारे पास। यहाँ भी नो इम्पैक्ट और यहाँ भी। एसेट्स हमारे नेट एसेट देखें क्या हुआ, आल तो हमारे एसेट कुछ इंक्रीज़ हो रहे हैं, कुछ एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन एसेट्स हमारे इंक्रीज़ ज़्यादा हो रहे हैं और डिक्रीज़ जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो नेट जो इम्पैक्ट आ रहा है 150 से हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो एसेट्स हमारे जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए, आई लिखेंगे। और जो बाकी हमारे पास बैलेंस क्या इंक्रीज़ हुआ, हमारे पास ये नोट्स पेबल इंक्रीज़ हुए। नोट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, तो हमने यहाँ पर आई रिकॉर्ड कर दिया। हमारे पास जो है इक्विटी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो हमने नो इम्पैक्ट कर दिया। देखिए हमारे पास जो है ये बैलेंस शीट जो है बैलेंस है, राइट। एक एसेट यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है ज़्यादा अमाउंट से, कुछ लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, बट इट शुड बी इन बैलेंस। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास जो है वो 9th की है। 9th में हम देखते हैं कि क्या हुआ। 9th में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज़ किया है, ज़्यादा इसका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमने नो इम्पैक्ट कर दिया। और यहाँ भी हमने जो है नो इम्पैक्ट कर दिया, और यहाँ भी हमने जो है नो इफेक्ट कर दिया। और हमारे पास जो हैं एसेट्स जो हैं हमने परचेज़ किए हैं, और एसेट्स ही जो हैं जितनी एसेट्स हमारे इंक्रीज़ हुए हैं उतने ही एसेट्स हमारे डिक्रीज़ हो गए। या देखें यहाँ से अब नज़र आ रहा है कि जितने एसेट्स हमारे इंक्रीज़ हुए हैं उतने एसेट हमारे डिक्रीज़ हुए हैं। तो नेट इम्पैक्ट नेट एसेट्स पे क्या आएगा, नो इफेक्ट आएगा, और ना ही कोई हमारा लाइबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा, और ना ही हमारा इस पर इम्पैक्ट आएगा। फिर हम देखते हैं जनाब 16th को। 16th को देखें हमारे पास क्या हुआ कि अगेन हमने एसेट्स परचेज़ किए। एक एसेट हमारा इंक्रीज़ हुआ है, वो ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हमारा कम अमाउंट से हुआ, तो नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट जो है हमारे एसेट जो हैं वो क्या आ जाएंगे, नेट हमारे एसेट जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, राइट। और लाइबिलिटी भी, क्योंकि हमने बाकी रिमेनिंग लाइबिलिटी एज्यूम कर ली है, तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। और ओनर इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसका इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में नो इफेक्ट आ जाएगा, राइट जनाब। फिर हमारे पास 16 के बाद 21st है। 21st को हमने क्या किया, ऑफिस सप्लाईज परचेज़ की हैं और कैश से हमने पे किया है, तो इस इनकम से इसका कोई लिंक नहीं है। नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट और नो इफेक्ट। और हमारे पास जो है अब हमने 21st को क्या किया था, सप्लाईज परचेज़ की। एक हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, एक डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट से हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट।
नो इफेक्ट, नो इफेक्ट एंड अब हमारे पास नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 24 को क्या हो जनाब, हमने कैश जो है रिसीव किया और अकाउंट रिसीवेबल भी हमने जो है वो लिख दिए, वो भी हमारा एसेट इंक्रीज़ हो गया। तो एसेट अगर हम पहले यहाँ पर एसेट्स में आ जाएं, बैलेंस शीट में आ जाएं, तो एसेट्स हमारा इंक्रीज़ है जो है। इससे पहले कि हम देखें कि हमारा ओनर इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, हम इसको एनालाइज करते हैं। क्या होगा, हमने वेटरनिटी सर्विसेज रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया, तो ये हमारे पास जो है रेवेन्यू सर्विस हमारे पास जब रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया तो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पर हमने क्या जनाब, एक्सपेंसेस पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है, नो इम्पैक्ट। और जब रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारी नेट इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। जब नेट इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारी इक्विटी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। ये हमें याद रखना, अगर यहाँ नेट इनकम इंक्रीज़ है तो हमारी इक्विटी इंक्रीज़ है, क्योंकि हमने कहा था कि हमने जो एक्सपेंसेस के जो और या रेवेन्यू के अकाउंट टेम्परेरी यूज़ कर रहे हैं, उसका मेन इम्पैक्ट कहाँ पर जाता है, उसका मेन इम्पैक्ट जाता है इक्विटी पे जाता है। तो जहाँ पर अब रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब हमारी इक्विटी भी इंक्रीज़ होगी, एसेट भी इंक्रीज़ हुए और हमारी इक्विटी भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ तो हमारी नेट इनकम इंक्रीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद हम जो है आते हैं, हमारे पास जो है 24 के बाद 27 है, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। तो ये जो है मैं 27 यहाँ पर लिख देता हूँ और 27 लिखा। हमारा रेवेन्यू तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, एक्सपेंस हमारा हुआ है। 27 को हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है, एडवांस एक्सपेंस और पेएबल जो है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो हमारा जो क्या है यहाँ पर नेट इनकम नो, रेवेन्यू नो इम्पैक्ट, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेट इनकम जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। और एक इससे पहले कि हम बाकी एनालाइज करें, एक हमें पता है कि जब भी जो है हमारे पास जो है वो नेट इनकम डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, ओनर इक्विटी भी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। हमने एसेट्स, क्योंकि हमने कैश पे किया तो कैश भी हमारा डिक्रीज़ हो गया, राइट। और यहाँ पर हमारे पास नो इफेक्ट आ गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। देखें, हम हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। मैंने आपको एक रूल बता दिया कि जब भी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो हमारी नेट इनकम भी इंक्रीज़ होगी, हमारी इक्विटी भी इंक्रीज़ होगी। जब भी हमारा एक्सपेंस होगा तो हमारे एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ होंगे तो इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारे पास इक्विटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट। ये हमने 27 की ट्रांजेक्शन कर ली। इसके बाद हम देखते हैं जनाब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। 28 को जनाब हमने कैश कलेक्ट किया अकाउंट रिसीवेबल से। एक हमारे पास के जो है एसेट इंक्रीज़ हुआ है, एक हमारे पास एसेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो इनकम स्टेटमेंट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, राइट। और इसलिए हम इसको इनकम स्टेटमेंट को इसी तरह से नो इम्पैक्ट कर देंगे। हमारा एक एसेट जो जब हमने क्या किया कि 28 को अकाउंट रिसीवेबल हमारे हमने रिसीव कर लिए, तो एक एसेट हमारा इंक्रीज़ हुआ और एक एसेट हमारा डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास नो इम्पैक्ट आ जाएगा। तो 28 की एंट्री यहाँ पे जो है रिकॉर्ड कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास है ना, वो है सैलरी हमने पे की। सैलरी हमारा एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस हमारा इंकर होता है तो क्या होगा जनाब, रेवेन्यू पे नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ होगा, तो जब भी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट डिक्रीज़ हो जाएगी और यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारी इक्विटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब हमने क्या किया, हमने जो है एसेट्स में से कैश पे किया तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज़ हो गया और लाइबिलिटी हमारे पास नो इफेक्ट आ गया। और देखें ये हमारा बैलेंस, इसका होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ये बैलेंस शीट में हमेशा बैलेंस है और इसका हमने इम्पैक्ट देख लिया कि जब ये इंक्रीज़ होगा तो नेट इनकम इंक्रीज़ होगी, जब एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ होगा तो नेट इनकम हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसका सेकंड जो है वो पार्ट है जो हमने जो पोस्टिंग करनी लेजर में, वो जो है वो मैं अब इसका जो पार्ट 2 में हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ।